नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं अपने 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस अध्याय में बेसिकली हमें परिवहन और संचार सेवाओं के बारे में बेसिक बातें समझनी है। और चूंकि ये परिवहन के साधन और ये संचार सेवाएं किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास के लिए जरूरी होती है, इसीलिए इन सेवाओं को, इन साधनों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि इस पूरे अध्याय में हमें क्या क्या समझना है। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि परिवहन के साधन क्या होते हैं, परिवहन के साधनों का महत्व क्या है, और एक एक करके सारे परिवहन के साधनों के बारे में बेसिक बातें समझने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम सड़क परिवहन के बारे में बात करेंगे, फिर हम रेल परिवहन और पाइपलाइन के बारे में बात करेंगे, फिर हम जल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हम कुछ संचार सेवाओं को समझेंगे, इसके महत्व को समझेंगे, और अंत में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन के बारे में बेसिक बातें समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस पहले भाग को और समझते हैं कि परिवहन क्या होता है। हम अपने दैनिक जीवन में डेली बहुत सारे वस्तुओं और बहुत सारे सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। भाई, हमें अपनी जरूरतों के लिए बहुत सारी वस्तुओं और बहुत सारी सेवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें से कुछ वस्तुएं और कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो अपने आसपास मिल जाएगी, लेकिन इनमें से बहुत सारी वस्तुएं और बहुत सारी सेवाएं ऐसी होती है जिनको हमें बहुत लंबी दूरी से मंगवाना पड़ता है। तो ये अपने आप नहीं चल के आती है, ये आपूर्ति स्थल से अपनी मांग स्थल तक अपने आप नहीं चल के आती है, इनको कुछ साधनों की जरूरत पड़ती है। इन्हीं साधन को बोला जाता है परिवहन के साधन। तो हम अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में बहुत सारे वस्तुओं, बहुत सारी सामग्रियों और बहुत सारी सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं, कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो अपने आसपास उपलब्ध हो जाएगी, अपने आसपास मिल जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें ऐसी होती है जिनको हमें बहुत दूर स्थानों से मंगवाना पड़ता है। तो ये दूर स्थानों से, यानी कि इसकी आपूर्ति स्थल से अपने यहां मांग स्थल पर कैसे आएगी? परिवहन के साधनों के माध्यम से। तो वस्तुओं और सेवाओं को आपूर्ति स्थान से मांग स्थान तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। तो जहां पर ये चीजें बन रही है उसे बोला जाता है आपूर्ति स्थल, और जहां इसकी मांग हो रही है, इसकी डिमांड हो रही है, उसे बोला जा रहा है मांग स्थल। तो इसकी आपूर्ति स्थल से मांग स्थल तक वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचाने के लिए हमें कौन से साधनों की आवश्यकता पड़ती है? परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम बात करें एक देश के विकास के गति की, कि कोई भी देश आर्थिक रूप से और ओवरऑल रूप से कैसे विकास करेगा, तो यह मुख्य रूप से दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो उस देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किस गति से हो रहा है। सिर्फ उत्पादन होने भर से ही उस देश का विकास नहीं हो जाएगा। वो जो चीजें उत्पादित हुई है, वो वस्तुएं उत्पादित हुई है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना भी पड़ेगा, यानी कि परिवहन के साधनों की भी जरूरत पड़ती है यदि हम किसी भी देश के आर्थिक विकास या ओवरऑल विकास की बात करें। तो एक देश के विकास की गति निर्भर करती है दो चीजों पर, एक तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर, और दूसरा इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के आवागमन पर, यानी कि परिवहन पर। तो उत्पादन और परिवहन दोनों ही जरूरी है किसी भी देश के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए। इसीलिए तीव्र विकास हेतु सक्षम परिवहन के साधन पूर्व अपेक्षित है। तो यदि हम किसी देश का आर्थिक विकास तेजी से करना चाहते हैं, तो वहां पर हम तेज गति के परिवहन के साधनों की जरूरत को देखते हैं। वो पहले से ही होने चाहिए। ये जो एक जगह से दूसरी जगह पर वस्तुओं और सेवाओं को लाने ले जाने का काम करते हैं, जो लोग इनसे जुड़े हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यापारी कहलाते हैं। तो वे व्यक्ति जो उत्पाद को परिवहन के द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं? व्यापारी कहलाते हैं। तो जो लोग वस्तुओं, सेवाओं को इनके उपभोक्ताओं तक परिवहन के साधन के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यापारी कहलाते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का लाना ले जाना, यानी कि इनका परिवहन पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। तो ये जो
परिवहन के साधन है मुख्य रूप से पृथ्वी के 3 क्षेत्रों पर चलते हैं। या तो वो जमीन पर चलेंगे यानी कि स्थल पर चलेंगे, या पानी में चलेंगे यानी कि जल पर चलेंगे, या हवा में उड़ेंगे यानी कि वायु में चलेंगे। तो ये परिवहन का काम यानी कि वस्तुओं और सेवाओं को लाने ले जाने का काम मुख्य रूप से पृथ्वी के 3 क्षेत्रों पर किया जाता है, स्थल, जल और वायु। और इन्हीं के आधार पर हम परिवहन के अलग अलग साधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि स्थल पर चलने वाला परिवहन क्या कहलाता है? स्थल परिवहन कहलाता है। जल पर चलने वाला परिवहन क्या कहलाता है? जल परिवहन कहलाता है। और वायु में चलने वाला परिवहन क्या कहलाता है? वायु परिवहन कहलाता है। एक एक करके इन तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। बात करते हैं व्यापार और परिवहन का विकास। भाई यदि परिवहन का विकास होगा तभी तो व्यापार होगा, व्यापार का भी विकास होगा, और व्यापार करने के लिए परिवहन की जरूरत पड़ती है। तो बहुत समय तक व्यापार और परिवहन एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। तो जब तक प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी नहीं आई, उससे पहले ये जो परिवहन था, ये जो व्यापार हुआ करता था, वो बहुत ही सीमित क्षेत्र मतलब आसपास के क्षेत्रों तक ही किया जाता था। हो सकता है कि एक गांव के अंतर्गत या एक कस्बे के अंतर्गत या एक गांव से दूसरे गांव के बीच में ही किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता है, टाइम बढ़ने के साथ साथ, तब परिवहन के साधनों का भी विकास होता है और इस तरीके से व्यापार का भी विकास होता है। और आज के समय में तो पूरे विश्व में इन परिवहन के तेज साधनों के माध्यम से बहुत तेजी से, बहुत आसानी से व्यापार किया जाता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार और परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई। तो मुख्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ, तो फिर व्यापार और परिवहन के साधनों का भी बहुत तेज गति से विकास हुआ, बहुत तेज गति से इसकी वृद्धि हुई। सक्षम और तीव्र परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। तो बहुत परिवहन के साधन और साथ में संचार के साधन बहुत तेज गति से आगे बढ़े हैं, बहुत सक्षम हो चुके हैं। तो इन्हीं तेज परिवहन और संचार के साधनों की वजह से पूरा विश्व अब हमें एक गांव में बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे एक गांव होता है, इस गांव में आराम से परिवहन और व्यापार बहुत तेजी से होता है, वैसे ही इन परिवहन के तेज साधन और संचार सेवाओं के विकास की वजह से पूरे विश्व में बहुत तेज गति से, बहुत आसानी से व्यापार और परिवहन हो रहा है। तो ऐसे कह सकते हैं कि पूरा विश्व एक गांव में बदल चुका है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। तो परिवहन में हम विकास को देखते हैं, बहुत तेज गति से विकास को देखते हैं, तो इसमें एक बड़ा योगदान संचार सेवाओं के विकास का भी है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि एक व्यापारी है, उसको एक देश से दूसरे देश सामान भेजना है, तो सबसे पहले वो संचार सेवाओं यानी कि टेलीफोन के माध्यम से आगे पूछेगा कितना सामान चाहिए, किस तरीके से चाहिए, यानी कि संचार सेवाओं के माध्यम से वो पहले से ही सारी दिशा निर्देश तय कर लेता है। उसके बाद वो परिवहन के साधनों के माध्यम से इन वस्तुओं सेवाओं का परिवहन करता है। तो परिवहन के विकास में संचार सेवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो परिवहन के साधन, संचार सेवाएं और व्यापार ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो एक साथ ही होते हैं। देखते हैं अपने प्यारे देश भारत की संयोजकता, यानी कि अपने प्यारे देश भारत की कनेक्टिविटी। अपना प्यारा देश भारत बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और यहां पर अलग अलग प्रकार की बहुत ज्यादा विविधता है। इतना बड़ा होते हुए भी, इतना विशाल होते हुए भी, इतनी ज्यादा विविधता होते हुए भी ये परिवहन और संचार सेवाओं के माध्यम से आपस में तो जुड़ा हुआ ही भी है। अलग अलग राज्य अच्छे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र अच्छे से जुड़े हुए हैं, साथ ही हम पूरे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के साथ बहुत तेज गति से, बहुत आसानी से जुड़े हुए हैं। तो आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है, मुख्य रूप से परिवहन और संचार के साधनों की वजह से। तो रेल, वायु और जल परिवहन, साथ ही समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट, ये जो संचार की सुविधाएं हैं आदि, इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। तो भारत के सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, ओवरऑल विकास में अलग अलग परिवहन के साधन और
अलग अलग संचार की सेवाओं का बहुत ज्यादा योगदान है। तो अब हम बात करते हैं कि परिवहन के साधन मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं। मैंने बताया कि परिवहन के साधन मुख्य रूप से पृथ्वी के 3 क्षेत्रों पर चलते हैं। स्थल पर तो वो स्थल परिवहन हो गया, जल पर चले तो जल परिवहन हो गया, और हवा में उड़े तो वो वायु परिवहन हो गया। अब स्थल परिवहन के अंतर्गत कौन कौन से परिवहन के साधन आते हैं? जैसे कि यदि स्थल पर सड़क बनाकर उस पर मोटर गाड़ियां चल रही है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? सड़क परिवहन के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही यदि स्थल पर रेल की पटरियां बिछाकर उस पर रेलगाड़ियां मालगाड़ियां दौड़ रही है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? रेल परिवहन के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही स्थल पर पाइप लाइन बिछाकर उसके थ्रू तरल पदार्थ या गैस भेजे जा रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? पाइपलाइन परिवहन के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा माध्यम है जल। तो जल परिवहन के अंतर्गत एक आता है आंतरिक जल परिवहन और एक आता है समुद्री जल परिवहन। यदि किसी देश के अंदर ही नदियों नहरों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जहाजों के माध्यम से जाया जा रहा है तो वो आंतरिक जल परिवहन हो जाएगा। और यदि एक देश से दूसरे देश के बीच में समुद्र महासागर के माध्यम से उस पर जहाज के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जा रहा है, सामान भेजा जा रहा है, तो वो समुद्री जल परिवहन के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा है वायु परिवहन। अब वायु परिवहन में भी 2 प्रकार के हैं, घरेलू विमान सेवा और दूसरी है अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा। यदि किसी एक देश के अंदर ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में हवाई जहाज से जाया जा रहा है तो वो आ जाएगा घरेलू विमान सेवा के अंतर्गत। और यदि एक देश से दूसरे देश के बीच में यदि हवाई जहाज के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जा रहे हो तो वो अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा के अंतर्गत आ जाएगा। तो एक एक करके हम तीनों परिवहन के साधन और इसके अलग अलग प्रकार के बारे में बेसिक बातें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से प्रमुख परिवहन के साधनों को देखना है। तो हमें सबसे पहले सड़क परिवहन को देखना है, उसके बाद रेल परिवहन और फिर पाइपलाइन को देखना है। और ये तीनों ही किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये स्थल परिवहन के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर हमें देखना है जल परिवहन को और लास्ट में परिवहन के साधनों में हमें देखना है वायु परिवहन को। एक एक करके इसी क्रम में हम परिवहन के साधनों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है सड़क परिवहन, जो कि स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है। भाई जमीन पर ही तो सड़कें बनाई जाती है और इन्हीं सड़कों पर तो मोटर गाड़ियां चलती है, तो सड़क परिवहन स्थल परिवहन के अंतर्गत आ जाएगा। अपना प्यारा देश जो भारत है, यहां पर सड़कों का बहुत बड़ा जाल है। पूरे विश्व की बात की जाए तो सड़क जाल की लंबाई के मामले में हम दूसरे स्थान पर है। एक नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल वाला देश है। बात करें 2020-2021 के आंकड़ों की, तो भारत में सड़कों की कुल लंबाई करीब करीब 62.16 लाख किलोमीटर है और धीरे धीरे बहुत तेज गति से इसका विकास भी होता जा रहा है। भारत में जो सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन से भी बहुत पहले प्रारंभ हुआ। तो पहले रेल परिवहन नहीं आता है बल्कि पहले सड़क परिवहन आता है। सड़कों के माध्यम से व्यक्ति सामानों को या खुद एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। सड़क परिवहन जो है उसका महत्व लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये जो सड़क परिवहन है उसका समय के साथ बहुत तेज गति से महत्व बढ़ता ही जा रहा है। तो रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता बढ़ती जा रही है। इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, जैसे कि सड़कों का निर्माण करना, उसकी देखरेख करना, उसकी व्यवस्था बनाए रखना, ये बहुत ज्यादा सुविधाजनक होता है। बहुत तेज गति से सड़कों का निर्माण हो जाता है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण करना बहुत सस्ता पड़ता है। एक तरफ आप रेलवे लाइन बिछाने जाओ, उस पे रेलगाड़ियां दौड़ाओ, और दूसरी तरफ सड़क बनाओ, उस पे मोटर गाड़ियां दौड़ाओ, तो सड़क परिवहन जो है वो रेलवे परिवहन की अपेक्षा बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है, बहुत कम लागत इसमें आती है। तीसरा, सड़कों का निर्माण जो है वो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कोई ढलान वाला क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है, जहां पर रेलवे पटरियां बिछाना बहुत मुश्किल होता है, वहां पर सड़कों का निर्माण करना संभव होता है। तो सड़कों का निर्माण संभव है कहां कहां पर? उबड़ खाबड़ जमीन हो, चाहे विच्छिन्न भूभाग हो, चाहे अधिक ढाल प्रवणता यानी कि स्लोप वाला हिस्सा हो, ढलान वाला हिस्सा हो, पहाड़ी क्षेत्र हो जैसे कि हिमालय वाला क्षेत्र है, तो वहां पर सड़कों का निर्माण करना संभव होता है रेलवे लाइन की तुलना में। यदि आप कम व्यक्तियों, कम वस्तुओं और इनको कम दूरी पर भेजना चाहते हो तो सड़क परिवहन सबसे बेस्ट रहता है। यदि आपको कम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है, कम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है और कम दूरी के लिए भेजना है, तो उसके लिए सड़क परिवहन सबसे बेस्ट रहता है। जैसे कि हम अपनी साइकिल उठा के भी एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत कम दूरी के लिए चले जाते हैं, कम सामान लेके।
बाइक लेके, कार लेके, बसों में, ट्रकों में, ये कम दूरी के लिए सबसे बेस्ट रहता है सड़क परिवहन। साथ ही ये घर घर सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। भाई, जो रेलवे पटरी बिछती है वो तो व्यक्तियों और वस्तुओं को रेलवे स्टेशन पर ही उतार देती है, फिर रेलवे स्टेशन से सड़क परिवहन के माध्यम से ही अलग अलग गांवों में, अलग अलग क्षेत्रों में जाना पड़ता है। लेकिन ये सड़क परिवहन जो है ये सीधा घर घर सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। जैसे कि हो सकता है कि कुछ बसें जब चलती हो तो वो एकदम घर के सामने ही आपको उतार दे, तो ये घर घर सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। इसीलिए सामान चढ़ाने और उतारने की जो लागत है वो बाकी परिवहन के साधनों की तुलना में कम होती है। सामान जहां से बैठना है वहीं से चढ़ाया और जहां पर उतारना है वहीं पे उतार दिया, तो इसमें सामान को चढ़ाने की और उसको उतारने की जो लागत है वो बाकी परिवहन के साधनों की तुलना में कम आती है। साथ ही ये अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसा कि मैंने बताया कि रेल परिवहन के माध्यम से व्यक्ति वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़ा जाता है, लेकिन वो रेलवे स्टेशन पर ही छोड़ा जाता है। अब रेलवे स्टेशन से जो सामान उतरा है उसको गांवों में पहुंचाना हो, शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाना हो, तो फिर वहां पर सड़क परिवहन का काम आता है। ऐसे ही वायु परिवहन के साथ भी ये जुड़ता है। ऐसे ही ये जल परिवहन अलग अलग पत्तन बंदरगाह के साथ भी जुड़कर एक कनेक्शन का, एक कनेक्टिविटी का काम करता है। तो सड़कें जो है वो रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और समुद्री पत्तनों को जोड़ने का काम करती है। तो सड़क परिवहन के इन्हीं लाभ की वजह से सड़क परिवहन का महत्व लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब बात करते हैं कि भारत में क्षमता के आधार पर सड़कों को हम कौन से अलग अलग प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो क्षमता के आधार पर मुख्य रूप से हम भारत में सड़कों को 6 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें पहला है और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा है राज्य राजमार्ग, चौथा है जिला मार्ग, पांचवा है अन्य सड़कें जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण सड़कें आती है, और छठा है सीमांत सड़कें। एक एक करके इन 6 सड़कों के प्रकार के बारे में थोड़ा बेसिक बातें समझ लेते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी सड़क है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है वो बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, करीब करीब 6 लेन वाली सड़कें हैं, और ये सोने से नहीं बनी हुई है, बल्कि ये भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है, जिससे इन महानगरों के बीच में बहुत तेज गति से व्यापार होता है। इससे भारत के आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा योगदान मिलता है। इसीलिए इनका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहा जाता है। तो ये भारत की एक प्रमुख सड़क विकास परियोजना है जो कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, और इसको निर्माण करने का, इसको रखरखाव, इसका देखरेख करने का काम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के हाथ में है, NHAI के अधिकार क्षेत्र में। NHAI का अंग्रेजी में नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में इसे कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो इस स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग को बनाने का, इसका देखरेख, इसकी व्यवस्था का काम जो है वो इस NHAI के हाथ में है। यह मुख्य रूप से भारत के 4 बड़े बड़े महानगरों को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि उत्तर में है दिल्ली, फिर दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से वापस दिल्ली। तो ये भारत के 4 बड़े बड़े महानगरों को जोड़ने का काम करता है। शानदार सड़कें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, और इन शानदार सड़कों की वजह से एक तो इन 4 महानगरों के बीच में दूरी कम होती है, परिवहन बहुत तेज गति से होता है, उसकी लागत भी कम आती है। यानी कि ओवरऑल भारत के आर्थिक विकास में इस स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का बहुत ज्यादा योगदान है। इसीलिए इसका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज रखा गया है, और यह चतुर्भुज की आकृति भी बनाता है। दिल्ली को आप मुंबई से जोड़ो, मुंबई को आप चेन्नई से जोड़ो, चेन्नई को कोलकाता, कोलकाता को वापस दिल्ली से जोड़ोगे तो ये एक प्रकार का चतुर्भुज दिखेगा, इसीलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज बोला जाता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत के ये जो महानगर है, जो मेगा सिटी है, उसके मध्य की दूरी और परिवहन समय को न्यूनतम करना, एकदम कम करना, ताकि कम लागत में और बहुत तेज गति से सामान यहां पर पहुंच सके। अब इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के 2 प्रमुख भाग और भी है। एक तो है उत्तर दक्षिण गलियारा और दूसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा। ये जो उत्तर दक्षिण गलियारा है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के बीच में है, और ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा है ये असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर के बीच में है। तो ये भारत की सबसे इंपॉर्टेंट परियोजनाओं में से
एक है। दूसरी सड़क है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं नेशनल हाईवे, अंग्रेजी में इसका नाम है नेशनल हाईवे। तो ये भारत का एक प्राथमिक सड़क तंत्र है। अगर सभी सड़कें, भारत की सभी सड़कों की लंबाई को जोड़ दिया जाए तो इसमें इसका हिस्सा बहुत कम है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे का हिस्सा बहुत कम है। लेकिन अर्थव्यवस्था में यदि योगदान की बात की जाए तो ये सबसे प्रमुख, सबसे प्राथमिक सड़क तंत्र के अंतर्गत आता है और ये देश के बहुत दूर दूर भागों को जोड़ने का काम करता है। अलग अलग प्रकार के नेशनल हाईवे हैं जिनको अलग अलग नंबर दिया गया है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण और भारत के पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं। तो भारत के लगभग हर क्षेत्र में ये राष्ट्रीय राजमार्ग बने हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने का काम करते हैं। तीसरे प्रकार की सड़क है राज्य राजमार्ग, जो कि हर राज्य की जो राजधानियां हैं और अलग अलग जिला मुख्यालय है उनको जोड़ने का ये काम करती है। तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती है? राज्य राजमार्ग, जिसे हम कहते हैं स्टेट हाईवे। चौथा है जिला मार्ग। तो जिले के जो प्रशासनिक केंद्र होते हैं, जिले के जो मुख्यालय होते हैं, उसको जिले के अलग अलग क्षेत्रों से, जिले के अलग अलग कस्बों से, गांवों से जोड़ने का काम जो है वो जिला मार्गों का होता है। पांचवी है ग्रामीण सड़कें, जिसको हम अन्य सड़कों के अंतर्गत रखकर देखते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों को शहरों से, कस्बों से जोड़ने का काम करने वाली सड़कें क्या कहलाती है? ग्रामीण सड़कें कहलाती है। अब इस ग्रामीण सड़कों का विकास करने के लिए, इनका तेज गति से निर्माण करने के लिए एक परियोजना आई थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना। तो इस परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला कि ग्रामीण सड़कों का बहुत तेज गति से निर्माण होना चाहिए, इनका तेज गति से विकास होना चाहिए। इस परियोजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों द्वारा शहरों से जोड़ना प्रस्तावित है। तो इस परियोजना के अंतर्गत क्या बात कही गई है, क्या प्रस्ताव रखा गया है कि देश के हर गांव को इसके आसपास के कस्बों, इसके आसपास के शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना है, ताकि बारिश के समय में भी, इमरजेंसी में भी आराम से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है शहरों कस्बों में जा सके, इनकी कनेक्टिविटी ना टूटे। छठी है सीमांत सड़कें। भारत के सीमावर्ती क्षेत्र, जो बाउंड्री वाला क्षेत्र है, वहां पर जो सड़कें बनती है उन्हें कहा जाता है सीमांत सड़कें। तो इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि इन क्षेत्रों में, चूंकि ये सीमांत क्षेत्र है, तो यहां पर सामरिक रूप से थोड़ी सी सेंसिटिविटी बनी रहती है, जैसे कि कभी भी युद्ध हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में सेनाओं को, उनके सामानों को, अस्त्र शस्त्रों को बहुत तेज गति से यहां पर भेजने के लिए इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र में जो गांव होते हैं, जो कस्बे और क्षेत्र निर्मित होते हैं, जहां लोग रहते हैं, उनका विकास हो सके, उन पर जरूरती सामान पहुंच सके, इसके लिए भी इन सीमांत सड़कों का विकास किया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। तो इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्र, दूर दराज के क्षेत्र और सीमांत क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी, मतलब आसानी से यहां पर जाया जा सका। और दुर्गम क्षेत्रों के जो आर्थिक विकास, वहां के जो गांव है, वहां कस्बे जो क्षेत्र निर्मित है, वहां के विकास में भी इन सड़कों के माध्यम से सहायता मिल सके। ये जो सीमांत सड़कें हैं, उनका निर्माण, उनका रखरखाव, उनका देखभाल करने का काम एक संगठन करता है, जिसका नाम है सीमा सड़क संगठन। नाम से ही समझ में आता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बनाने का, उसका देखरेख करने का, उसका व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका है? सीमा सड़क संगठन का है। ये भारत सरकार प्राधिकरण के अंतर्गत है और इसकी स्थापना 1960 में होती है, आजादी से करीब करीब 13 साल बाद। तो इसका काम क्या है? देश के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर सड़कों का निर्माण करना, उसकी व्यवस्था बनाए रखना, उसका देखभाल करना, वहां पर बर्फ आ गई हो तो उसको हटाने का काम करता है। तो मुख्य रूप से ये भारत के उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करता है। सामरिक मतलब जो रक्षा के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इस सीमा सड़क संगठन ने एक सुरंग पे राजमार्ग बनाया है, जिसे कहा जाता है अटल टनल। तो ये जो अटल टनल है, ये विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसकी लंबाई करीब करीब 9.02 किलोमीटर है। तो पूरे विश्व की, पूरे संसार की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, मतलब ऐसी सुरंग जिसपे हाईवे बना हुआ है,
वो कौन सी है? अटल टनल है। इसकी लंबाई करीब करीब 9.02 किलोमीटर है और इसको बनाया किसने है? इसी सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। ये पूरे साल हिमाचल के मनाली को हिमाचल के ही लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने का काम करती है। हिमाचल प्रदेश में उत्तर की तरफ है लाहौल स्पीति घाटी और नीचे की तरफ आओगे तो मनाली है। ये जो लाहौल स्पीति घाटी है यहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, तो बर्फबारी होने की वजह से इस क्षेत्र में रह रहे लोग भारत के बाकी क्षेत्रों से अपना कनेक्शन उनका टूट जाता है, तो इनका कनेक्शन पूरे साल भर भारत के अन्य क्षेत्रों के साथ बना रहे, इसलिए इस अटल टनल का निर्माण किया गया है। तो पहले ये जो लाहौल स्पीति घाटी है ये लगभग 6 महीने यानी कि लगभग आधे साल तक अलग थलग रहती थी। क्यों? क्योंकि यहां पर भारी बर्फबारी होती है। तो ये जो अटल टनल है इसका निर्माण जो है वो आधुनिक सुविधाओं के साथ किया गया है और मुख्य रूप से ये हिमालय की जो पीर पंजाल पर्वतमाला है उसमें किया गया है। औसत समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए तो ये करीब करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। तो ये हमने देखा सड़कों का वर्गीकरण क्षमता के आधार पर, जिसमें हमने मुख्य रूप से 6 प्रकार की सड़कों के बारे में बेसिक बातें समझी। अब हम सड़कों का वर्गीकरण देखते हैं इनमें प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर कि सड़कों को बनाने में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग हुआ है। अब इसमें 2 प्रकार की सड़कें हैं, पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें। भाई पक्की सड़कें मतलब जो डामर से बनी हुई है या अलग अलग प्रकार के ऐसे पदार्थ जो कि पक्की सड़कें बनाने का काम करते हैं, जिसपे साल भर चाहे बारिश आ जाए इन सड़कों पर आराम से चला जा सकता है। तो पक्की सड़कें जो है वो 12 मासी सड़कें हैं, मतलब पूरे साल भर इस पे यातायात किया जा सकता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से सीमेंट है या कंक्रीट है, तारकोल है, इसके माध्यम से किया जाता है। दूसरे प्रकार की सड़कें हैं कच्ची सड़कें। कच्ची सड़कें मतलब जो अभी मिट्टी की ही बनी हुई है, मुख्य रूप से वर्षा के ऋतु में ये खराब हो जाती है और वर्षा के ऋतु में इस पे परिवहन किया नहीं जा सकता है, तो ये वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती है, वर्षा ऋतु में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो आज के पाठ की अपने सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम क्या रहते हैं, हमने सबसे पहले समझा कि परिवहन के साधन क्या होते हैं, परिवहन के साधनों का महत्व क्या है। इसमें हमने समझा सबसे पहले स्थल परिवहन के अंतर्गत आने वाले सड़क परिवहन को। यह देखा कि भारत में अलग अलग प्रकार की सड़कें कौन कौन सी है, चाहे क्षमता के आधार पर चाहे इनको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर। तो आज के इस पाठ में जो भी हमने पढ़ा उसको हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से परीक्षण कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना रिक्त स्थान में की गई थी। बोला जा रहा है ये जो सीमा सड़क संगठन है उसकी स्थापना कब की गई थी? अ 1950, ब 1960, स 1970, द 1980। तो हमने देखा था कि सीमा सड़क संगठन जो कि मुख्य रूप से भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों को बनाने का, उनकी व्यवस्था बनाए रखने का, उनकी देखरेख करने का काम करता है, उसका स्थापना कब होती है? आजादी के 13 साल बाद यानी कि 1960 में। ऑप्शन नंबर ब अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? प्रश्न पूछ रहा है कि सीमा सड़क संगठन ने पूरे विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का निर्माण किया है, वो सुरंग कौन सी है, वो टनल कौन सी है? अ रोहतांग सुरंग, ब अटल सुरंग, स जोजिला सुरंग या द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने देखा कि मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए एक राजमार्ग सुरंग बनाई गई है जो कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। उसकी लंबाई करीब करीब 9.02 किलोमीटर है। उसका नाम क्या है? अटल सुरंग, अटल टनल। हाँ, ये रोहतांग वाले हिस्से में बनी है लेकिन इसका नाम जो है वो अटल सुरंग है। ऑप्शन नंबर ब अपना सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना रिक्त स्थान को जोड़ती है। बोला जा रहा है कि ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना है वो कौन कौन से क्षेत्रों को जोड़ती है, कौन कौन से महानगरों को जोड़ती है? अ दिल्ली, ब मुंबई, स कोलकाता, द उपयुक्त सभी। तो हमने देखा था कि ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ये भारत के 4 बड़े बड़े महानगरों को मुख्य रूप से जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और वापस दिल्ली। तो दिल्ली को जोड़ती है, मुंबई को जोड़ती है, कोलकाता को जोड़ती है, तो तीनों ही सही है। तो अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। तो इन प्रश्नों के माध्यम से
आज के सेशन में जो भी पढ़ा उसका हमने परीक्षण भी कर लिया है। आशा है आज जो भी पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।